हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। पिछले वर्क एंड एनर्जी में कुछ छोटा चीज छूट गया था। मैंने कोशिश की थी कंप्लीट वीडियो बना दूं उसी का, लेकिन मोर देन 1 आवर हुआ। आप बोर ना हो जाएं इसके लिए हमने ब्रेक कर दिया और पार्ट 2 छोटा सा है, उसे लेके आया हूं मैं आज। और इसमें कुछ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एस्पेक्ट और बहुत ही टेक्निकल चीज देखने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत जानना जरूरी है, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हम लोगों ने पीछे देखा था लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डेरिवेशन किया था हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी को दो पार्ट में, पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी और डेरिवेशन किया था हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को के को डिवाइड किया था हाफ mv²। ये बात होके आई थी, यहां पे खत्म किया था। अब जरा आगे बढ़ाते हैं इस पे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल पोजीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उस पे कौन सी एनर्जी काम करेगी और जब वो फिर अपने फाइनल पोजीशन में आएगा तो कौन एनर्जी काम करेगी। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान समझना, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने फेंका, ये फेंका हमने तो कहां पे आया, ये यहां पे आ गया। ये इसकी हाइट कितनी थी, h थी, यहां से फेंका यहां तक आ गया। किस हाइट पे आया, h हाइट पे आया। आप बड़ा ध्यान समझो स्टूडेंट्स कि जब इस हाइट पे आया तो हुआ क्या, यहां से तो कैपेसिटी लगाया हमने, पोटेंशियल एनर्जी से ऊपर फेंका, ऊपर गया भी, इस पे फोर्स लगाया, किधर मैंने फोर्स लगाया, अपवर्ड फोर्स लगाया। एक्चुअली में व्हाट हैपेन, देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, कैसे सॉल्व करेंगे कि जब यहां आया तो क्या हुआ, यहां आया तो क्या हुआ। जितने पॉइंट में लिखूंगा वो सारे क्वेश्चन के ट्रिक है, बहुत ध्यान समझना और बहुत आसान है। देखो मान लो जब यहां से फेंके यहां आ गया, एक हाइट अचीव करेगा, उसके बाद नीचे आना शुरू करेगा, तो इस हाइट पे पहुंच गया तो इस हाइट पे इसका क्या क्या हुआ होगा। अगर मैं कहूं ये इनिशियल है, अगर मैं कहूं ये इनिशियल है और ये कहूं ये फाइनल पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन में कहूं तो इनिशियल पोजीशन में फ्री फॉल हो गया। अगर वो फ्री फॉल करता है तो क्या करेगा, फ्री फॉल ही करेगा, ऊपर जाएगा तो कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नेग्लिजिबल माने हम लोग, अपने से गिर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हुई होगी, यहाँ पे ध्यान से देखो तो u इक्वल टू 0, यहाँ पे u इक्वल टू 0। अगर मैं इसको यहां लिखूं, इसको यहां लिखता हूं, क्या हुआ, u इक्वल टू 0। u इक्वल टू, जब इनिशियल स्पीड ही उसकी 0 है तो फाइनल भी 0 होगी, वो तो चला ही नहीं, चलेगा तब तो v होगा, वो तो u ही 0 है तो v का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे v इक्वल टू भी 0 हुआ। यहाँ पे मार्कर की थोड़ी प्रॉब्लम है, v इक्वल टू भी 0 हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। ये हम देख चुके हैं पार्ट 1 में, उसको देख लीजिएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर देखा जाए यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है, ठीक, h हाइट पे गया। और इसी पॉइंट पे, कहां पे, इनिशियल पर ही अगर मैं देखूं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ये क्या होता है, हाफ mv²। तो जब इसकी v 0 है, ये कहां पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे, ये सारा का सारा चीज कहां हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हाफ m इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0। जब ये यहां गया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh हुई और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी वहां पे 0 है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा। तो यहाँ पे बड़े सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो ब्लॉक जब फिर ऊपर से नीचे गिर के यहाँ आ गया तो वहां पे हाइट कितनी है, 0। हाइट तो h थी, जब mgh था ऊपर फेंका, ऊपर से फिर जमीन पे आ गया तो यहाँ पे हाइट 0 हो गई। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, mgh। तो mg और h 0 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई, 0। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ mv², हाफ mv², क्योंकि यहां पे
जब आया होगा तो v स्पीड से आया होगा ना, यहां से आया होगा तो इसकी वेलोसिटी v हुई होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है और पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। जरा फिर अंदर घुसो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब वो नीचे आता है जमीन पे तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, क्योंकि हाइट गेन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। इसका मतलब समझो कि किसी सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट में दो सिचुएशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मैं ध्यान से कहूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में ऊपर हाइट पे जाता है तो दोनों का सम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर ऐसे देखो तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा सा और अंदर घुसते हैं कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसा वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और इसके बाद जैसे जैसे नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। फिर समझो, फिर से इसको समझते हैं कि यहाँ पे नीचे से ऊपर गया, जैसे जैसे हाइट अचीव करता गया तो काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे जाके बदल गई, और जैसे ऊपर से नीचे आया पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई। इतना कम होते 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 हुई कि हाइट जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, और जहां भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हुई वहीं पे पूरा हो गई काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 100% कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ये इसका एक्सप्रेशन हुआ। फिर से यहां पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट नीचे आया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अगर मैं टोटल कहूं, मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, इस पूरे पे मैकेनिकल एनर्जी कितना हुआ, मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना हुआ, तो दोनों जोड़ा तो कांस्टेंट ही तो रहा। क्यों कांस्टेंट? कि जितना एमजीएच गेन किया वो जब नीचे आया तो वो तो जीरो होकर के वही काइनेटिक ही बदल गया, तो हो तो क्या बराबर ही तो रहा, कांस्टेंट रहा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे एक चीज और निकाल सके हुए, अगर कोई पूछता है क्वेश्चन में कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी सिंपल सी बात है कि इस पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना होगा तो कुछ ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। ये चीज तो बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी mgh है और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, तो m से m कैंसिल हुआ, यहाँ हुआ gh इक्वल टू हाफ v²। को ले आते इधर तो v² हुआ ये gh डिवाइडेड 1/2। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करेंगे, यहाँ चला जाएगा तो gh/2, सॉरी 2gh, तो क्या बना v² इक्वल टू 2gh, तो v इक्वल टू √2gh। एक ये भी फार्मूला है, क्वेश्चन में आता है, ठीक है। आईसीएसई वाले, सीबीएसई वाले, ये दोनों एक ध्यान रखना कि v भी निकाल सकते हो कि किस वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी जब यहां से शुरू हुआ नीचे आना तो लास्ट में यहां आया तो फाइनली कितनी वेलोसिटी गेन किया, ये गेन किया, कोई प्रॉब्लम, ये गेन किया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला कि ट्रांसफर मोशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसफर हो गई पोटेंशियल एनर्जी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। कुछ अब जरा हाथ डालते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सेंटीमेंट पे, कैसे कैसे आ सकते हैं फटाफट देख लो। सिचुएशन मैं लूंगा, मान लो एक ब्लॉक है, ऐसे भी रह सकता है, एक ब्लॉक है मान लो ये ऐसे भी रेस्ट पोजीशन में, एक ब्लॉक है जिस पे कुछ वर्क हुआ, तो वर्क हुआ ये यहां से यहां आ गया, एक तो यहां से हुआ। एक ब्लॉक ऐसे भी तो हो सकता है कि एक ब्लॉक ऐसे भी तो हो सकता है कि वर्क किया हमने, फोर्स लगाया, हम इसको चाहे इधर करना, फोर्स लगाया मैंने ऐसे फोर्स लगा ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया ऐसे। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, ऐसे, या मैं एस कह लू, डिस्प्लेसमेंट या एस ऐसे हो गया। ये क्या हुई? कुछ और भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर क्रिकेट फील्डर किसी बॉल को कैच किया, पकड़ा, तो कितना वर्क किया, इसमें कितना वर्क हुआ,
यहां से यहां तक आने में कितना वर्क हुआ और ये अपनी ही जगह पे रह गया, यानी कि यहाँ पे इनर्शिया, ये आगे नहीं बढ़ा, मोमेंट जो इनर्शिया है उसको पकड़ के बैठी रही, फोर्स उतना नहीं था कि इनर्शिया को तोड़ दे, मोशन में ला दे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस पे कितना वर्क हुआ, ये सब सारे डायमेंशन को हम लोग अभी देखेंगे। किसी बॉडी को फेंका तो कितना वर्क हुआ, कोई बॉडी नीचे आई तो कितना वर्क हुआ, ये सारी सिचुएशन को अभी हमें देखना है। चलिए, नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव फोर्स हम लोग देख चुके हैं पार्ट 1 में। थोड़ा सा यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे पहले क्योंकि बिकॉज दिस सिचुएशन विल बी पेनिंग फॉर यू, ये बार बार एक जगह आपको आता होगा कॉस थीटा, क्या आता है, कॉस थीटा, ये बार बार एक आता है, इसको आज किल कर देना है, आज इसको बिल्कुल दिमाग में डाल दूंगा। देखो कैसे, एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है, मान लो राइट एंगल है, हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट पे, हमने फोर्स लगाया, फोर्स हमने ऐसे लगाया, सॉरी ऐसे ऐसे ऐसे, जो फोर्स है हमारा ये है, फोर्स हमने यहां लगाया, इसको मैं ए और बी और सी कह दूं। फोर्स तो लगाया यहां पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट है एस हो गया इधर, ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, ये संभव है। हॉर्स, अगर कोई हॉर्स है कार्ट को खींचता है तो वो अपना पैर जमीन पर रखता है, मैं लेक्चर में ग्रेविटेशनल फोर्स में दे चुका हूं, अपना पैर जमीन पर रखता है तो उसका WM जो नीचे लगता है, अपोजिट फोर्स उसका ऊपर के लगता है, इस साइड को लगता था, है ना, हॉर्स पे, गर्दन पे, फिर भी हॉर्स आगे बढ़ता था। इसका मतलब एक हुआ कि हॉरिजॉन्टल फोर्स भी इसी फोर्स में से, जो फोर्स मैंने इधर लगाया, इसी फोर्स में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग गया जो आगे बढ़ा करके यहां लग गया। घोड़े में भी जब कार्ट खींचता है तो एक तो अर्थ का टेंशन ऊपर लगा और घोड़ा आगे बढ़ता गया, इसका मतलब कि घोड़े पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा था, ये मैं बहुत अच्छे से बताया था। चलिए, तो एक कौन सा फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही आगे बढ़ा दिया ब्लॉक को। मैंने सोचा, फिर से मैंने सोचा इधर फोर्स लगा के डिस्प्लेस करूं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, तो ये कैसे निकालें इस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट, यानी कि AB जो एस के इक्वल टू है, AB जो हमारा एस के इक्वल टू है, ये कैसे कैलकुलेट करें, ये बड़ा टिपिकल है, टिपिकल है, बहुत इजी है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने देखा था, ये है एक ट्रायंगल है, मान लो 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री पे है, ये हमारा थीटा है, ये थीटा है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, फोर्स का, किसका, फोर्स का। सोचा था ऐसे लगाने के लिए, लेकिन ये ब्लॉक इधर को बढ़ गया, डिस्प्लेस इधर हो गया, तो वर्क की डेफिनेशन में था कि जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा फिजिक्स के अनुसार। तो क्या इधर फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, तो क्या वर्क नहीं हुआ, हुआ। उसी फोर्स में से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स निकल गया, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो इधर निकला वो डिस्प्लेसमेंट के साइड में ही लगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर निकला ना, एक उसी में से, एक इसी में से एक फोर्स निकला हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करा दिया। सोचा था तो मैं इधर, लेकिन इसी में से फोर्स एक हॉरिजॉन्टल निकला और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल करा दिया, तो डायरेक्शन तो सेम हो गई, तो यहां इसका मतलब वर्क होगा, लेकिन कैसे होगा जरा देखो। तो हमें AB निकालना है, AB को फाइंड करना है ना, AB को फाइंड करना है, कैसे करेंगे। AB को फाइंड करने के पहले आप देखो cos थीटा ऐसी एक सिचुएशन है, cos थीटा, ये cos थीटा की बात करूंगा, इसी एंगल को निकालना है ना, इसी एंगल पे फोर्स लगे, इस एंगल पे फोर्स लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स काम किया इधर, तो वो एक एंगल पे फोर्स लगा, सीधे परपेंडिकुलर नहीं लगा, एक एंगल पे लगा। तो इसको निकालने के लिए cos में क्या होता है, दिस अपान बेस अपान दिस, यानी कि AB अपान AC, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। cos क्या होता है, दिस अपान बेस अपान AC, ठीक है। तो cos थीटा, इसको मैं साफ लिख दूं कि cos थीटा इक्वल टू AB अपान AC, बात समझ में आई, cos थीटा AB अपान AC। तो जो फोर्स है हमारा AC, अब देखो cos थीटा इक्वल टू AB, तो हमें फाइंड करना है, AB मतलब एस को फाइंड करना है,
यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है, ये डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है और ए से हमारा ये फोर्स है, फोर्स तो यही लगा हमने ना, तो ए बी निकालो, ए बी इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ए बी क्या हो गया हमारा, एफ इंटू कॉस थीटा, तो एफ इंटू हमारा यानी कि एफ कॉस थीटा आया, एफ कॉस थीटा। फोर्स हमारा यानी कि इधर जो फोर्स लगा ये हमारा क्या निकला, एफ कॉस थीटा ये आया। और हम पढ़ चुके हैं कि वर्क में वर्क कब होता है, जो W होता है F इंटू डी डिस्प्लेसमेंट, या D को मैं S में लिख दूं कंफ्यूजन ना हो, तो W इक्वल टू F की जगह पे अब F cos थीटा ना, cos थीटा मतलब हॉरिजॉन्टल वाला F की बात कर रहा हूं, तो ये F cos थीटा इंटू S या D कह लो, तो W इक्वल टू हो गया F S cos थीटा, ये हमारा ये फोर्स है। अब देखो इसी पे आज पूरी कहानी है, यही तय कर देगा कि फोर्स कहां हुआ कहां नहीं हुआ। अब ये एंगल की बात आ गई, कि एंगल ही डिसाइड करेगा कि उस पर वर्क हुआ कि नहीं हुआ। अब बड़ी मजेदार स्थिति आ गई भाई, कैसे मजेदार स्थिति आ गई, चलो अभी मैं मिटा दूं। अब मैं एफ कॉस थीटा एफ डी कॉस थीटा बोलूंगा तो सरप्राइज नहीं करेंगे ना, वो भी एक वर्क ही है, फोर्स का वर्क, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट O है और ये घूम रहा है, ऐसे घूमकर ऐसे चला और फिर यहीं पे पहुंच गया, यानी कि ये इनिशियल हुआ, इनिशियल और ये फाइनल, तो ये फाइनल, यानी कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल, जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो क्या वर्क हुआ, नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एस यहाँ पे नहीं है, इसलिए वर्क इक्वल टू जीरो। वर्क में क्या चाहिए, एफ इंटू डी, तो एफ तो है किसी फोर्स से आ रहा है, लेकिन डी डिस्प्लेसमेंट यहाँ जीरो है, तो ये वर्क जीरो, ये वर्क नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि जहां से कोई ऑब्जेक्ट चला वहीं पहुंच गया, मिस्टर ए जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो वर्क हुआ किया नहीं किया। अब कहते रहो मैं बहुत दौड़ा, बहुत तेज आया, बहुत जल्दी आया, लेकिन साइंस कहता है, फिजिक्स, कि वर्क आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए अब एक ऐसे ही कूली की सिचुएशन है, बड़ी मजेदार है, देखना कूली क्या करता है। स्टेशन पे एक कूली है, अब ये कूली, हाँ ये कूली है, ये अपने सर पे लगेज लिया, ये चलते 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 ये यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। और मिस्टर ए है, मिस्टर ए का ये लगेज है, और मिस्टर ए से कहता है कि भाई अब पैसा दो, सामान तो मैं लेके आया। मिस्टर ए फिजिक्स के विद्वान निकले, वो कहे कि अरे कोई काम ही नहीं तुमने किया, तो उसने कहा क्यों, मैं यहां से लेकर के यहां आया। वो कहा कि नहीं देखो तुमने किया ही नहीं, कैसे नहीं किए, वर्क तो ये होता है एफ डी कॉस थीटा, वर्क क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो तुम यहां से चले, उन्होंने कहा कि भाई देखो ये तुम्हारा फोर्स जो W है, mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स लेके आई और इसके ऊपर एक टेंशन लग गया, ये तो बराबर बात हो गई, लेकिन जो तुम फोर्स मैंने इधर, जो फोर्स तुम इधर लगाए हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, इधर हो गया। फोर्स लगा किधर, फोर्स लगा इधर, और डिस्प्लेसमेंट एस हो गया इधर, तो वर्क नहीं हुआ। अब यही देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। क्या बन गया, 90 डिग्री। तो एफ डी कॉस थीटा यानी कि जो थीटा है ये 90 डिग्री हुआ, तो W इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा यानी कि एफ कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है, कॉस 90 डिग्री जीरो, तो एफ इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। उन्होंने कहा कि तुमने कुछ काम ही नहीं किया, कोई पैसा नहीं, हो गया झगड़ा। तो ये फिजिक्स है, ये झगड़ा भी करा देगा। तो यहां पे इन्होंने कहा कि वर्क फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं वर्क हुआ, कि जिधर मैंने फोर्स लगाया उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो एंगल में जहां जहां 90 डिग्री होगा, रटना नहीं है, चाहे जितनी सिचुएशन लो, अगर कोई फील्डर कैच करता है बॉल को, तो जहां जहां या कोई भी सिचुएशन आती है जहां 90 डिग्री एंगल बनता है, वहां पे वर्क जीरो हो जाएगा। और सोचो कौन सा 90 डिग्री हो गई, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को आप घुमाना चाहते हो, मान लो देखो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे
W इक्वल टू mg इधर लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट पे एक आपने फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगा आपका, W mg नीचे लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट पे किधर हुआ, इधर हुआ। डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूं कि S हो गया इधर, S इधर हो गया। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो 90 डिग्री, तो यहाँ पे वर्क 0। वही F cos थीटा 90 डिग्री 0 हो गई बात। क्या हो गया, F cos 90 डिग्री हो गया। तो FD यानी कि W इक्वल टू FD cos थीटा, यानी कि FD cos 90 डिग्री, ये 0 हो गया, टोटल 0 हो गया, वर्क 0 हो गया। बात समझे। तो अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लो अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के, ये सन है, ये अर्थ है, गोल गोल घूम रही है, ठीक है, ये अर्थ है, ये गोल यहां आ गई, फिर घूम के, फिर ये यहां आ गई, फिर ये इस पोजीशन पे आ गई, है ना। अब देखो बड़ी मजेदार है, ये सन तो एक जो अपना फोर्स इधर को लगाएगा, अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लेके आएगा, तो जैसे जैसे सन का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नीचे के लिए आएगा, ये घूमना तो फोर्स तो इधर लगाने की कोशिश से करेंगे, फोर्स तो ये इधर लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खींच देगा, यहां आ जाएंगे। तो फिर ऐसे ही पोजीशन पे सेम कि अर्थ इधर भागना चाहेगी, लेकिन ये इसको इधर खींच देगा, फिर अर्थ इधर भागना चाहेगी, लेकिन ये इनको इधर खींच देगा, अर्थ तो इधर भागना चाहेगी, ये इनको इधर खींच देगा। तो ऐसे गोल गोल चक्कर अर्थ लगाती रहती है सन की। यानी कि एट द एवरी मोमेंट ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, पोजिशन ऑफ अर्थ एंड फोर्स, पोजिशन ऑफ अर्थ एंड फोर्स इज जस्ट कंट्रास्ट। जो अर्थ की पोजिशन है, अर्थ का जो फोर्स है, सन जो खींचेगा इस फोर्स में, और अर्थ अपने फोर्स से इधर को जाना चाहेगी, यानी कि एक कॉस थीटा किधर होगा, इधर को। ये कौन सा हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट किधर होना, इधर। तो ये डी कॉस थीटा इधर, फोर्स किधर लगा, इधर, फोर्स किधर लगा, इधर, ये डी कॉस थीटा इधर, ये डी कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट, या एस कह लो, कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं डी इक्वल टू एस। यहां पे ये डी कॉस थीटा, और ये फोर्स किधर हो गया, ये तो हो गया ना। यहां भी 90 डिग्री, देखो यहां भी 90 डिग्री एंगल, और यहां भी 90 डिग्री एंगल, और यहां भी 90 डिग्री एंगल। तो हर मोमेंट पे, हर पॉइंट पे ऐसे यहां एट द ईच पॉइंट वर्क डन बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ इज 0। फिजिक्स के हिसाब से 0, कोई वर्क नहीं हो रहा है। यहां देखो सब में वही रहेगा, वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा हर जगह 90, हर पॉइंट पे 90, तो कॉस 90 डिग्री इक्वल टू एफ इंटू 0, तो वर्क इक्वल टू 0 हर जगह, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, हर पॉइंट पे, अर्थ के रोटेशन पे हर पॉइंट पे वर्क 0। क्यों, फोर्स नीचे, और इसका जो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर को लेके जाना चाहेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, इधर हो तो रहा है इधर ही, लेकिन वो खींच करके फोर्स लेकर आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो इधर ही है ना। तो ये बात हो गई। तो ये सारे की जगह पे यही बात होनी है। तो जो वर्क की डिफिनेशन है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब तो वर्क होगा, और नहीं तो वर्क नहीं होगा। तो एट एनी पॉइंट रोटेटेड बाय द अर्थ इज फोर्स वर्क इक्वल टू 0। ये बड़े काम की चीज थी, इसको ध्यान रखना। अब थोड़ा सा आते हैं, कुछ और लेते हैं कि वर्क 0 कब होगा, जब 90 डिग्री हो गया एंगल। वर्क माइनस कब होगा, जब 80 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा एंगल। कैसे, मान लो कोई चीज है, अगर इसी को मैं देखो ध्यान से, इसको मिटा दूं, अगर कोई कार है, इस पे इधर आपने फोर्स लगाया, और कभी कभी कार फोर्स इधर लगाते हो, उसके उल्टा आने लगती है, धक्का दोगे इधर आ जाएगी इधर, तो एंगल कितना बना, दोनों डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, फोर्स इधर लगाया, और डिस्प्लेसमेंट एस या डी इधर हो गया, ठीक है। तो फोर्स ऐसे लगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे लगा, ये दोनों के बीच में कैसा एंगल, यानी कि अगर ये मैं ऐसे कहूं, ये हमारा सरफेस है, सरफेस पे एक कार है, ये मूव कर रही है, और हमने फोर्स लगाया इधर, और इसी सरफेस पे एस यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, तो एंगल कितना बना,
थीटा कितना हुआ 180 डिग्री। तो वर्क कितना हुआ एफ इंटू डी कॉस 180 डिग्री, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू और कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो ये हो गया -1 एफ इंटू डी, ठीक ना, डी एफ इंटू डी और ब्रैकेट में कॉस 80 का 1 लिख दूं, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन किधर रहा उल्टा, डायरेक्शन किधर रहा उल्टा, और 180 का माइनस होता है, तो W इक्वल टू माइनस एफ डी, वर्क हुआ निगेटिव हुआ, वर्क हुआ निगेटिव हुआ, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, जब सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि जो दो वर्क होते हैं, वर्क एक तो अगर फार्मूला क्वेश्चन में देखो, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा दो फार्मूले पढ़ा वर्क का, एक वर्क का पढ़ा हम लोगों ने कि एफ इंटू डी, एक वर्क का पढ़ा एफ इंटू डी एफ इंटू कॉस थीटा। ये कहां कहां अप्लाई होंगे, ये स्टूडेंट बड़े ध्यान समझना, ये वहां अप्लाई करोगे जहां डायरेक्शन सेम हो, जहां पे डायरेक्शन सेम, और कौन सा डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और उधर ही एस का डायरेक्शन होगा, और ये कब लगेगा जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फिर मैं बता दूं, एक ये ऑब्जेक्ट मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि फोर्स को मैंने इधर लगाया, फोर्स इधर लग के गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, हार्श वाला एग्जांपल दिया था, तो यहां लगाना है, यानी कि जहां पे एंगल कहीं बन जाए, कहीं पे एंगल बन जाए कोई भी 90 और लेस देन 90, क्या हुआ 90 डिग्री और लेस 90 डिग्री, जहां पे एंगल की बात आ जाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करने लगे इस डायरेक्शन में, तो या इस डायरेक्शन में, तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे एफ डी कॉस थीटा, ठीक है ना, डाउट क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव का हम लोग देख लिए, एक जरा और एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई फील्डर किसी बॉल को कैच करता है, जैसे मान लो किसी ने बॉल फेंका, ये मेरा हाथ बनाने नहीं आता है, मान लो मेरा हैंड है, हमने एक बॉल मेरे हाथ में आई, मैंने कैच कर लिया, मैंने कैच कर लिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे पीछे हुआ ना, जब पकड़े हो तो ऐसे आएगा, यानी कि जिधर फोर्स लगी, फोर्स लगाया इधर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ पीछे। तो जब कोई बॉल को कैच करता है, कोई फील्डर जो कैच करेगा तो उस पर 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो 180 डिग्री का बनेगा एंगल, तो जहां जहां भी 180 डिग्री बनेगा, देखो यहां पे 180 डिग्री, तो जहां जहां 180 डिग्री बनेगा वहां पे वर्क होगा निगेटिव, ठीक है ना, ये निगेटिव बात आ गई। चलिए, तो जो बल का डिस्प्लेसमेंट है हुआ वो एफ डी कॉस लगा, ये तो बात समझ में आई। तो जहां कॉस थीटा आएगा वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई बॉल को मैंने फेंका, ऊपर फेंका, तो उसी साइड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऊपर गई तो पॉजिटिव, लेकिन जब वो नीचे आने लगी, कोई फोर्स ऊपर से लगा दिया मैंने, चलिए वैसे एग्जाम्पल हूं कि अगर कोई बॉल है उसको ऐसे फेंक देते हैं, मान लो एक बॉल है उसको मैं ऊपर फेंक दूं, तो क्या स्थिति बनेगी, देखो अगर कोई बॉल है इसको मैं ऊपर फेंक दूं, तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स W है mg, किधर आएगा नीचे आएगा, हमने फोर्स लगाया किधर ऊपर को, फोर्स लगाया ऊपर, आ गई नीचे, एंगल कितना बना 180 डिग्री, तो वर्क कितना हुआ F इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री, F इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री -1 इक्वल टू वर्क इंटू माइनस एफ डी, फोर्स क्या हुआ माइनस एफ डी, निगेटिव रहा फोर्स, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स में एक चीज और ध्यान दीजिए, जो मैं करना चाहता हूं इसमें यूनिट के बारे में मैं डिस्कस कर लूं, वर्क एंड एनर्जी के यूनिट पे, यूनिट को कैसे डिराइव कर लें। दो तरह की यूनिट होती है, जो वर्क की यूनिट है, कौन सी यूनिट की बात कर रहा हूं, दो यूनिट हो गई, तो साफ लिख दूं, यूनिट एक एसआई यूनिट हो गई और एक सीजीएस हो गई, ठीक है। एसआई यूनिट में बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जूल होता है, और सीजीएस में अर्ज, इसमें क्या होता है जूल और अर्ज, ERG। इसको देखेंगे कैसे होता है, अभी 2 मिनट में डिराइव हो जाएगा। यहाँ पे वर्क निकालना है F इंटू डी, F का है फोर्स का तो न्यूटन और D का मीटर, क्या निकला मैंने कि एक का न्यूटन और मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल, ठीक है। यहां पे आते हैं, देखते हैं सीजीएस में, जो हमने मीटर में लिया वहां पे कुछ और ले लेंगे। तो सीजीएस में जो वर्क हुआ F इन डी
यहां पे मान लो F इंटू डी, ठीक है। यहां पे ध्यान दो कि जो वर्क है एफ डी, तो F का क्या लेंगे हम, जो F है यहाँ पे डाइन, DYNE, डाइन जादू टोना वाला नहीं। और जो D है, जो D है बड़ा ध्यान देना, ये सेंटीमीटर में है, ये किसमें है, सेंटीमीटर में। तो W इक्वल टू डाइन, डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये बात निकल के आ गई। तो जो डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है वही अर्ज होता है, यही क्या कहलाता है, ERG, डाइन इंटू सेंटीमीटर ERG, ठीक है ना। ये यूनिट रख लीजिए, ये जी है। बात समझ आई, बात समझ आ गई। इसमें एक छोटा सा बस बच जाता है इसमें टॉपिक पावर का। आपके सिलेबस में 9th वाले बच्चे, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई हो, एक छोटा सा बात आती है पावर की, उसको भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं, बहुत ही छोटा सा है। पावर क्या है, अभी हम लोग डिस्कस किया था लेक्चर फर्स्ट में कि वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि बात इसकी हुई थी कि P इक्वल टू W/T, इसकी बात हुई थी, कोई डाउट। तो रेट डूइंग वर्क, रेट वर्ड आ गया यानी पर सेकंड में कितना आपने कार्य किया। इसका मतलब एक मशीन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती है क्या सेम रेट पे, क्या सारे मशीन की एनर्जी सेम रेट पे होती है, बोलो। ऑल द वर्क डन एट सेम रेट। लेकिन क्या सबके काम करने का, जैसे मान लो दो गाड़ी है, दो गाड़ी, चाहे एक बाइक ले लो कार ले लो, किसी जगह पर सेम टाइम में पहुंचेगी, ऐसा तो है नहीं ना। तो जो मैंने कहा कि ऑल द वर्क डन एट सेम रेट, ऑल द वर्क डन एट सेम रेट, रेट की बात मैं कर रहा हूं, सेकेंड से कंपेरिजन करने की बात कर रहा हूं, आवर से कंपेरिजन की बात कर रहा हूं, तब की बात मैं कर रहा हूं कि सारे सेम रेट पे होते हैं। लेकिन आवर बिगड़ गया, कैपेसिटी बिगड़ गई मशीन की, कोई और कैपेसिटी का लिए, किसी को और कैपेसिटी का, तब तो अंतर आ जाएगा, पावर में अंतर आ जाएगा, एनर्जी में अंतर आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं, मान लो एक व्हीकल ले लो लेस पावर की, एक पावर व्हीकल ले लो, एक लेस पावर की ले लीजिए, एक लेस पावर की व्हीकल ले लीजिए। क्या एक हाई पावर की और एक लेस पावर की, क्या दोनों की जर्नी सेम टाइम पे होगी, ये दोनों की जर्नी सेम टाइम पे होगी, जर्नी सेम टाइम पर होगी, दोनों जर्नी सेम टाइम पे करेंगे, नो, ये दोनों सेम टाइम पे नहीं करेंगे, क्योंकि एक पावर में अंतर है, एनर्जी में दोनों के अंतर है ना, कैपेसिटी में भी अंतर होगा। तो अब देखो ये कैसे करना है हमें, हम जो बात करें कि रेट पर वर्क पर रेट, यानी कि वर्क किया आपने पर सेकंड, लेकिन इन दोनों का सेम तो नहीं होगा। लेकिन जब मैं ये निकालूंगा दोनों का कि विथ इन सेकंड, दोनों का विथ इन सेकंड निकालने लगेंगे, तो बात कुछ अलग हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों सेम समय पर नहीं पहुंचेंगे, उसका रीजन क्या है, इट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम एंड जर्नी डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ द व्हीकल। जो व्हीकल का पावर है वो डिपेंड करता है, व्हीकल की जो जर्नी होती है वो डिपेंड करती है पावर की। और कंपैरिजन तब करोगे पर सेकंड का जब बेस सेम, लेवल सेम, कैपेसिटी पावर सेम हो। तो कोई जरूरी नहीं है कि दो व्हीकल मैंने कह दिया तो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, नहीं, पावर डिपेंड करेगा, दोनों की कैपेसिटी डिपेंड करेगी और विद इन टाइम डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे जो पावर देखना है कि वर्क डन किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सर्टेन टाइम में कितना आपने वर्क किया, वो हो गया आपका पावर। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा है। तो P इक्वल टू आपने देखा W इंटू टी। तो P को अगर देखा जाए, ये वर्क हुआ ना, ये क्या मैंने कहा, ये वर्क हुआ, ये सेकेंड हुआ। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड। अगर देखा जाए ऐसे में देख लू तो ये वर्क क्या हुआ, ये जूल, ये हुआ सेकेंड, तो ये हुआ जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या निकली, जूल पर सेकेंड। या मैं कहूं कि जूल सेकेंड को ऊपर लेके चलूं मैं, तो सेकेंड -1, एक ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसमें कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो जो यूनिट है पावर की, बेसिकली वो पावर की जो यूनिट है वो वाट है, और एक जेम्स वाट थे, उनके नाम पे वाट पड़ा। हम पावर की यूनिट अब क्या करेंगे, वाट समझेंगे। क्या समझेंगे, पावर की यूनिट वाट। अब देखेंगे कि ये वाट कितना होता है, यानी कि ये पावर की यूनिट हम लिखेंगे वाट। तो एक वाट की अगर मैं बात करूं कि एक वाट कितना होता है, तो ये वाट पावर ही है ना। तो इसी को देख लो, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि जूल अपॉन सेकेंड, यानी कि अगर एक वाट हो तो एक जूल कहीं काम हुआ हो, एक जूल अगर कहीं वर्क हुआ हो और उस वर्क करने में टाइम 1 सेकेंड लगा हो, तो कहेंगे कि एक वाट उसकी पावर है, एक वाट उसकी पावर
है। ये बात समझ में आ गई, इसमें बहुत कुछ दम नहीं था। 1 वाट को अगर देखो तो जूल सेकेंड -1 यूनिट हुआ। ये छोटी यूनिट है, वाट स्टूडेंट पावर की बहुत ही छोटी यूनिट है। आप इसका कमर्शियल यूनिट देखेंगे तो वाट नहीं है, कमर्शियल यूनिट वाट नहीं है, कमर्शियल यूनिट इसकी है अभी देखेंगे किलो आवर। तो अभी हम बात करते हैं वाट का। वाट को किलो वाट लिखेंगे तो किलो वाट में 1000 से मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 1 किलो वाट इक्वल टू, अगर मैं देखूं कि 1 किलो वाट इक्वल टू 1 kW इक्वल टू 1000 वाट। ये 1000 वाट कर देंगे, 1 किलो वाट में 1000 वाट कर देंगे। कमर्शियल यूनिट इसकी होती है kWh। ये kWh ये होती है कमर्शियल यूनिट, ये बड़े लेवल पे निकालने के लिए होती है, इसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में kWh लिखा, आपके घर का जो मीटर होगा वो रीडिंग देता होगा kWh में। बड़े बड़े इंडस्ट्री चलते हैं kWh में। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 किलोवाट में 1000 जूल सेकेंड -1 या जूल पर सेकेंड लिख देंगे। कमर्शियल यूनिट में देखो कैलकुलेट करेंगे कैसे, kWh है ना, k को लिखो आप किलो, kW को किलोवाट इंटू आवर, ये तो मल्टीपल है, किलोवाट इंटू आवर। तो किलोवाट का मतलब 1000, आवर का मतलब हमें पर सेकेंड ना, पावर मैंने बोला पर सेकेंड है ना, तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आवर को 60 इंटू 60 कर दीजिए, कितना हुआ 1000 इंटू 3600। तो 36 पे 5 ये आ गया 50, तो कितना हुआ जूल, हो गया जूल। इतना 1 kWh में इतना जूल हुआ, 1 kWh में इतना जूल हुआ। या ऐसे लिख दो 3 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर डेसिमल है ना, हाँ। तो 3 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ऐसे लिख सकते हो 6 जूल ये हुआ। अब हमें जो बताना है इसमें पावर में एक छोटा सा रह गया है कि 1 HP, कहीं कहीं आपको HP भी सुनने को मिलेगा, HP 1 HP इक्वल टू 746 HP से किलोवाट में, किलोवाट से HP में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1 HP में 746 वाट ये होता है। ये आपका पावर का। तो स्टूडेंट्स ये आपका टोटल चैप्टर हो गया पार्ट 2 में वर्क एंड एनर्जी का। ये लेक्चर कैसा लगा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।